नमस्कार दोस्तों, आप लोग का हमारे चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, हम लोग जो आरआरबी एनटीपीसी 2024 की तैयारी हेतु प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का लगातार एनालिसिस कर रहे हैं, उसी क्रम में आज आप लोगों के लिए 5/1/2021 का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन लेकर आया हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता है कि हर एक सेट में मैं जीके जीएस का एनालिसिस तो करता ही हूँ, साथ में करंट का न्यू अपडेट भी देता हूँ। इसलिए आप लोगों से आग्रह है कि हमारे चैनल पर बने रहें, लाइक एवं सब्सक्राइब कर दें। और जो दोस्त पिछले वीडियो को नहीं देख पाए हैं, हमारे इस चैनल पे एनटीपीसी का प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाकर सभी वीडियो को देखें और अपने तैयारी को बेहतर करें। तो दोस्तों, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो फूलों के अंडाशय के अंदर छोटे मनके जैसी संरचना को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों, फूलों के अंडाशय के अंदर छोटे मनके जैसी संरचना होती है, उसको बीजाणु कहते हैं। फूल के मुख्य रूप से 4 भाग होते हैं दोस्तों। पहला भाग को बाह्य दलपुंज बोलते हैं, बाह्य दलपुंज। दूसरे भाग को दलपुंज बोलते हैं। तीसरा भाग को पुमंग बोलते हैं, जबकि चौथा भाग को जायांग बोलते हैं। जिसमें बाह्य दलपुंज और दलपुंज ये दोनों फूल के सहायक अंग होते हैं, जबकि पुमंग और जायांग फूल के आवश्यक जनन अंग होते हैं। जायांग खास करके दोस्तों पौधों का मादा जनन अंग है, जो एक से अधिक स्त्री केसर का बना होता है। तो इसको याद रखेंगे। फूल से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा फूल किसे कहा जाता है। तो रेफ्लेसिया को कहा जाता है, जबकि विश्व का सबसे छोटा फूल को बुल्फिया बोलते हैं। तो याद रखेंगे, विश्व का सबसे बड़ा फूल रिफ्लेसिया, जबकि विश्व का सबसे छोटा फूल बुल्फिया होता है। आप लोग कमेंट करके एक क्वेश्चन बताइएगा कि सबसे बड़ा बीजांड क्या है, उसका नाम क्या है। सबसे बड़ा बीजांड का नाम कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्पेनिश ला लीगा खिताब किसने जीता 2019-20 का। तो यह रियल मैड्रिड सीएफ ने जीता। जबकि वर्तमान करंट की अगर बात करें तो 2023 और 24 का 36वां जो सीजन का खिताब जो है, ये भी रियल मैड्रिड के ही द्वारा जीता गया है और कैडीज को हरा के जीता गया है। रियल मैड्रिड ने कैडीज को हराया है। तो इसको याद रखेंगे। फुटबॉल, विश्व में फुटबॉल को रेगुलेट करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था होती है, जिसको कि फीफा बोलते हैं दोस्तों। फीफा का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। और इसका स्थापना 1904 में हुआ था। इसका मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। फीफा का विश्व कप करेंट का याद रखेंगे 2022 में कतर के द्वारा मेजबानी किया गया था और इसको अर्जेंटीना के द्वारा फ्रांस को हरा के जीत लिया गया। फीफा विश्व कप का सबसे सफल टीम ब्राजील कंट्री का है, जिन्होंने 5 बार फीफा का वर्ल्ड कप जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस वर्ष पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा भारत के पहले नाभिकीय रिएक्टर का जो है औपचारिक तौर पर उद्घाटन किया। तो 1957 में औपचारिक तौर पर उद्घाटन किया गया। और इसका नाम क्या रखा गया दोस्तों, जो एग्जाम में बराबर पूछा जाता है, अप्सरा। इसका नाम अप्सरा रखा गया। तो इसको याद रखेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिए। अगर पूछे भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है, नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड का, तो चेन्नई में है। जबकि भारतीय नाभिकीय ऊर्जा निगम का मुख्यालय पूछेगा तो मुंबई में है। परमाणु ईंधन परिसर का मुख्यालय हैदराबाद में है। जबकि भारतीय यूरेनियम निगम का मुख्यालय, यूरेनियम पूछे दोस्तों तो जादूगोड़ा। एग्जाम में ऐसे भी पूछा जाता है कि भारत में प्रसिद्ध यूरेनियम की खादान कहाँ है, तो जादूगोड़ा में है। तो याद रखेंगे कि उसका मुख्यालय भी यूरेनियम का जादूगोड़ा में है। तो इस ट्रिक से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर के क्षेत्र में लीफो का पूर्ण रूप क्या है। तो याद रखेंगे, लीफो का मतलब होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। हर एक सेट में 1-2 क्वेश्चन कंप्यूटर का रहता है दोस्तों, और हर एक सेट में मैं 1-2 फुल फॉर्म करवा ही देता हूँ, इसलिए सभी सेट का सुनते चलें, उसको याद रख लें। तो एक्स्ट्रा के रूप में देखते हैं, जैसे पिछला सेट में भी मैं लैन का करवाया था। लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। एक बैन भी होता है दोस्तों, WAN। बैन मतलब होता है वाइड एरिया नेटवर्क। LLL अगर पूछते एग्जाम में आपसे तो बताइएगा लोअर लेवल लैंग्वेज।
जबकि LSD का फुल फॉर्म पूछे तो याद रखिएगा लिस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन में याद और रखिएगा कि कंप्यूटर के पिता किसे कहा जाता है, तो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। आधुनिक कंप्यूटर का खोज 1946 ईस्वी में हुई थी। कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान वान न्यूमैन का है, जबकि कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति 1960 के दशक में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है? तो सबसे पहले जान लेते हैं संयुक्त राष्ट्र क्या चीज़ है दोस्तों। तो पहला विश्व युद्ध हुआ, दूसरा विश्व युद्ध हुआ। पहला विश्व युद्ध 1914 में हुआ और 18 तक चला। बहुत सारे जान माल की नुकसान हुई, वर्ल्ड पूरा स्थिति गंभीर हो गई वर्ल्ड का। दूसरा विश्व युद्ध 1939 से चालू हुआ और 1945 तक चला। आगे भविष्य में कोई युद्ध ना हो, इसके लिए एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था का निर्माण करना जरूरी हो गया कि पूरे देश उसका बात माने और उसी के अनुसार चले। इसके लिए संयुक्त राष्ट्र का निर्माण किया गया और इसका निर्माण 24 अक्टूबर 1945 को हुआ दोस्तों। इसके बहुत सारे अंग हैं, उनमें से एक अंग का नाम है सुरक्षा परिषद। इसमें टोटल 15 सदस्य होते हैं, 15 देश सदस्य बनते हैं, जिसमें 5 अस्थायी होते हैं जबकि 10 अस्थायी होते हैं। 5 अस्थायी जो सब दिन के लिए हैं, इन्हें वीटो का अधिकार प्राप्त है, जबकि 10 जो होते हैं ये 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। 5 अस्थायी में ट्रिक भी मैं पिछला स्टेट में बताया था, यू अरुफाची से समझ लेते हैं क्या। यू मतलब यूके मतलब इंग्लैंड ब्रिटेन, आ से अमेरिका, रू से रूस, फा से फ्रांस और ची से चीन। यही पूछ रहा है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य यही चीन है, क्योंकि 5 में एक चीन मिला, बाकी जापान, कनाडा और भारत ये नहीं है दोस्तों, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सत्यजीत रे की कौन सी प्रसिद्ध फिल्म अभिजात जमींदारी जीवन शैली के पतन से संबंधित है? तो सभी चारों सत्यजीत रे का ही फिल्म है, जिसमें जलसाधर जो है ये अभिजात जमींदारी जीवन शैली के पतन को दर्शाती है, मतलब पतन मतलब विनाश को दर्शाती है। सत्यजीत रे ने 1947 में कलकत्ता फिल्म सोसाइटी की स्थापना किया था। सत्यजीत रे 1947 में। और अपूर्व संसार देखिए 1 नंबर ऑप्शन है। अपूर्व संसार फिल्म 1959 में इनके द्वारा बनाया गया था, 1959 में। सत्यजीत रे और बहुत सारे अपराजितो, जलसाधर, अभियान, पाथेर पंचाली और बहुत सारे प्रसिद्ध फिल्मों का निर्माण किए। सत्यजीत राय को इसी के लिए 1992 में विशेष ऑस्कर जीवन भर की उपलब्धि के लिए दिया गया, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ऑस्कर का दिया गया इनको। अच्छा, फिल्म की अगर बात करें तो भारत में फिल्म जगत के जनक दादा साहब फाल्के जी हैं। 1913 में राजा हरिश्चंद्र फिल्म दादा साहब फाल्के के द्वारा बनाया गया, जो बिल्कुल चुपचाप वाला फिल्म था, जिसमें आवाज़ नहीं था, मूक फिल्म था। जबकि भारत का पहला बोलती फिल्म का अगर पूछे आपसे क्वेश्चन तो आलम आरा है, इसका निर्माण 1931 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विभिन्न विद्युत सुरक्षा उपकरणों में से विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित उपकरण क्या कहलाता है? विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, तो फ्यूज। विद्युत धारा जाता है और तापीय प्रभाव पर इफेक्ट होता है, तो वो फ्यूज का। विद्युत फ्यूज जो घर में हमारे उपकरण जो जुड़े रहते हैं, जैसे पंखा हो गया, टीवी हो गया, इसको बचाने का काम भी बेचारा करता है, ये बॉडीगार्ड है घर का पूरा। विद्युत फ्यूज जो है इसमें शीशा और टीन से मिलके बनता है, जिसमें शीशा 37% होती है और प्लस टीन जो है 63% होता है। ये दोनों मिलके फ्यूज का निर्माण करता है। विद्युत फ्यूज का प्रतिरोध उच्च और गलनांक निम्न होता है। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि विद्युत फ्यूज का 4 ऑप्शन दे देगा, प्रतिरोध उच्च, गलनांक निम्न। सेकेंड ऑप्शन दे देगा प्रतिरोध निम्न, गलनांक उच्च, ऐसे करके बहुत सारा ऑप्शन बना देगा। तो याद रखेंगे कि विद्युत फ्यूज का प्रतिरोध उच्च होता है और गलनांक निम्न होता है। विद्युत फ्यूज को किसी भी परिपथ के श्रेणी क्रम में लगाते हैं, श्रेणी क्रम में लगाते हैं दोस्तों। 2 क्रम से लगाया जाता है पूरा घर का उपकरण, एक श्रेणी क्रम, एक समांतर क्रम। तो विद्युत फ्यूज को श्रेणी क्रम में समूहित किया जाता है। और
इससे रिलेटेड एक दो चीज़ का आप फुल फॉर्म याद रखिएगा। एमसीबी बहुत बार देखते होंगे, इलेक्ट्रिक वाला कारीगर बोलता है कि एमसीबी यहाँ लगाइए, इसका मतलब होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, एमसीबी। और एक होता है एमसीसीबी, इसका मतलब होता है मॉडल्ड केस सर्किट ब्रेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस 29 अप्रैल को मनाया जाता है दोस्तों। जबकि याद रखेंगे 27 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? तो विश्व ग्राफिक्स दिवस मनाया जाता है, जो ग्राफिक्स का निर्माण किया जाता है। 28 को क्या मनाया जाता है? 28 अप्रैल को तो विश्व कार्यस्थल पर सुरक्षा एवं स्वस्थ रहने का विश्व दिवस मनाया जाता है, कि कार्यस्थल पर सुरक्षा रहना है, उसके लिए जागरूक हेतु 28 अप्रैल को विश्व दिवस मनाया जाता है। जबकि 29 अप्रैल को इंटरनेशनल डांस डे और 30 अप्रैल को याद रखेंगे कि आयुष्मान भारत दिवस मनाया जाता है, तो याद रखेंगे। 26 अप्रैल को बौद्धिक संपदा दिवस, 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस, इसको याद रखिएगा, विश्व मलेरिया दिवस। और भारत के द्वारा मलेरिया खत्म करने का लक्ष्य 2030 है दोस्तों, याद रखिएगा। टीबी 2025 और मलेरिया 2030 तक खत्म करना लक्ष्य भारत सरकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो यह 1953 में हुई थी। फजल अली की अध्यक्षता में 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया। फजल अली आयोग में हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पनिकर भी सदस्य थे इसमें। इस आयोग के द्वारा जो है 1955 में रिपोर्ट जो है प्रस्तुत किया गया और आयोग ने 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाने की सिफारिश किया कि 14 राज्य भारत में रहेगा, 6 केंद्र शासित प्रदेश में। जबकि अभी वर्तमान में 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है भारत में। भारतीय संविधान का 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 ईस्वी में हुआ और इसी 7वां संविधान संशोधन के द्वारा 1 नवंबर 1956 को राज्यों का पुनर्गठन किया गया, तो इसको याद रखेंगे। और ये भी याद रखेंगे कि भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य जो है आंध्र प्रदेश हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में राजनीतिक शब्दावली में आया राम गया राम की अभिव्यक्ति किसकी व्याख्या के लिए लोकप्रिय हुई? तो आया राम, गया लाल के लिए कहा गया। क्यों कहा गया? इसको थोड़ा सा कहानी को समझिए। 1967 में हरियाणा विधानसभा के सदस्य हसनपुर से विधायक गया लाल के संदर्भ में ही भारतीय राजनीति के प्रचलित मुहावरे आया राम गया राम की शुरुआत हुआ, क्योंकि हरियाणा में भगवत दयाल शर्मा ने 10 मार्च 1967 को मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए थे। अब 12 विधायक के अलग होने के कारण सरकार गिर गई, तो भगवत दयाल शर्मा के बाद वीरेंद्र सिंह मुख्यमंत्री बने और 9 घंटा के भीतर गया राम जो हैं वो 2 बार पार्टी बदल लिए। कांग्रेस में आया, फिर कांग्रेस छोड़ी, और 15 दिन के अंदर संयुक्त मोर्चा में फिर चले गए। तो इसीलिए मजाक में अब जो दल बदल करता है उसको बोल देता है आया राम गया राम कर रहा है। तो सबसे पहले याद रखेंगे कि राव वीरेंद्र ने सर्वप्रथम गया राम अब आया राम शब्द का प्रयोग किया, राव वीरेंद्र। तो कहानी तो समझ लीजिए, शॉर्ट में यही समझ लीजिए कि आया राम गया राम किसके लिए प्रयोग हुआ? तो गया लाल के लिए। सबसे पहले बार कौन प्रयोग किया? तो राव वीरेंद्र किया। तो इस तरह से याद रखेंगे। दल बदलने का काम इनके द्वारा गया लाल के द्वारा ज़्यादा किया गया, इसीलिए आया राम गया राम कहा गया। दल बदल से याद रखिए आप लोग, भारत में 52वां संविधान संशोधन द्वारा 1985 में दल बदल जो है विरोधी कानून बनाया गया। अच्छा, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि किस अनुसूची में इसको जोड़ा गया है, दल बदल अधिनियम को, किस दल बदल कानून को किस अनुसूची में भारतीय संविधान के जोड़ा गया है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा, बहुत फेमस क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक अलग आंध्र के लिए हुए आंदोलन को क्या कहा जाता है? तो विशालांध्र आंदोलन कहा जाता है दोस्तों। श्री पोट्टी रामुल्लू के नेतृत्व में तीव्र गति से आंदोलन हुआ, याद रखिएगा। और आमरण अनशन के कारण 58 दिन के बाद 15 दिसंबर 1952 को उनका मृत्यु हो गया। किनका? 1952 में मृत्यु हुआ श्री पोट्टी रामुल्लू का। इसके बाद आंदोलन बहुत हिंसक हो गया और अंत में 1 अक्टूबर 1953 में
आंध्र प्रदेश एक अलग राज्य बना। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि भाषा के आधार पर सर्वप्रथम कौन सा राज्य का निर्माण हुआ, तो भाषाई राज्य पर सबसे पहले बनने वाला राज्य आंध्र प्रदेश था। आंध्र प्रदेश से 2 जून 2014 को 2 जून 2014 को तेलंगाना अलग हो चुका और एक अलग राज्य बना। तेलंगाना कैसे अलग हुआ, तो तेलंगाना राज्य विकास को आधार बनाकर अलग किया गया। और श्री कृष्णा समिति रिपोर्ट पर तेलंगाना राज्य का निर्माण किया गया, इसको भी याद रखिएगा। जैसे भाषाई आधार पे आंध्र प्रदेश अलग राज्य बना, तो तेलंगाना जो है श्री कृष्णा समिति रिपोर्ट पर अलग हुआ और विकास को आधार बना के अलग किया गया। 1913 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय का नाम क्या था, तो 1913 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय का नाम रविन्द्रनाथ टैगोर था। याद रखेंगे कि इनको साहित्य के लिए मिला था, गीतांजलि पुस्तक के लिए मिला था। भारत के कुछ और बहुत सारे लोग हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है, जैसे 1930 में सीवी रमन को मिला, 1968 में हरगोविंद खुराना को मिला, 1979 में मदर टेरेसा को मिला, जबकि 1983 में एस चंद्रशेखर को मिला। याद रखेंगे कि नोबेल पुरस्कार 1901 ईस्वी से दिया जाता है। शुरुआत में 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। 1968 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में स्थापना हुआ, 1969 से अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाने लगा। अभी वर्तमान में याद रखेंगे तो साहित्य का नोबेल पुरस्कार 1913 में रविन्द्रनाथ ठाकुर को मिला। वर्तमान में साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2024 में दक्षिण कोरिया के हान कांग को मिला है, हान कांग को मिला, इसको याद रखिएगा। और जबकि 2023 में जॉन फासे को मिला था, जॉन फासे 2023 में, आइए 2024 में मिला है हान कांग को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व अली बंधु के द्वारा किया गया था। खिलाफत आंदोलन जो है 1919 ईस्वी में हुआ दोस्तों, याद रखिएगा। गांधी जी इसे हिंदू मुस्लिम एकता के अवसर के रूप में देखते थे कि अगर हम इसको मदद करेंगे मुसलमानों को तो मुसलमान भी हमारे साथ एकता बना के रखेंगे, याद रखेंगे। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व अली बंधु के द्वारा किया गया था, क्योंकि मोहम्मद अली और शौकत अली को इतिहास में अली बंधु के नाम से जाना गया था। 2 भाई थे, दोनों भाई का नाम मोहम्मद अली और शौकत अली था, इसीलिए अली बंधु इसको कहा जाते हैं। जून 1920 में खिलाफत कमेटी की सम्मेलन इलाहाबाद में आयोजित किया गया था, जिसमें ब्रिटिश सरकार के साथ असहयोग करने का निर्णय लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा शहर वहां स्थित राज्य की लगभग आधी कपास मिलों के साथ सबसे महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभरा है, तो यह कोयम्बटूर। कोयम्बटूर ऐसा राज्य है जहां लगभग आधा कपास मिल के साथ महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभरा है। कोयम्बटूर तमिलनाडु का प्रसिद्ध वस्त्र उद्योग केंद्र है। कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, जबकि याद रखिएगा उत्तर भारत का कानपुर को कहा जाता है और भारत का बोस्टन अहमदाबाद को कहा जाता है। कपास की भूमि याद रखेंगे जन्मभूमि भारत है। गुजरात जो है भारत में कपास उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है और सबसे अधिक सूती मिल मुंबई में है। अब भारत में आधुनिक तरह के प्रथम कारखाना बनाने का असफल प्रयास 1818 में फोर्ट ग्लास्टर में किया गया था, वो सफल नहीं हो पाया था। अब भारत में प्रथम सूती वस्त्र का सफल कारखाना कवासजी डाबर द्वारा 1854 में बॉम्बे में किया गया, तो सफल 1854 में सूती वस्त्र का बॉम्बे में, जबकि असफल 1818 में फोर्ट ग्लास्टर में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पूंजी प्राप्ति का हिस्सा नहीं है, तो कर जो है पूंजी प्राप्ति का हिस्सा नहीं है। यह जो है क्या है, राजस्व प्राप्ति का हिस्सा है। कर से राजस्व की प्राप्ति होती है सरकार को। राजस्व क्या है, तो सरकार को प्राप्त ऐसा आय है जो भविष्य में दे नहीं है, मतलब किसी को देना नहीं है। अगर हमसे टैक्स सरकार लिया, कर लिया, तो फिर थोड़े ही हमको सरकार देगा। अर्थात जिसके लिए सरकार को ब्याज या पूंजी वापस नहीं देना पड़ता है उसे ही राजस्व कहते हैं। भारत सरकार के आय का प्रमुख स्रोत जो है वर्तमान में याद रखिएगा निगम कर है, और एक होता है उदारीकरण। तो भारत में उदारीकरण का जनक डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है, आर्थिक उदारीकरण का जनक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है, तो प्लॉटर जो है इनपुट डिवाइस नहीं है।
इनपुट डिवाइस एक ऐसा डिवाइस होता है जिसके माध्यम से कंप्यूटर को कार्य करने के लिए अनुदेश दिया जाता है, जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, जॉयस्टिक हो गया, स्कैनर हो गया, बारकोड हो गया, ये सब जो कैमरा, टच स्क्रीन, ये सब इनपुट डिवाइस है। जबकि आउटपुट डिवाइस, तो आउटपुट डिवाइस में होता है क्या, कंप्यूटर के द्वारा जो प्रोग्राम किया जाता है वो बाहर प्रदर्शित किया जाता है। जैसे मॉनिटर पे, मॉनिटर आउटपुट डिवाइस हम लोग देखते हैं, प्रिंटर के द्वारा कोई चीज़ निकालते हैं, स्पीकर, कार्ड रीडर, टेप रीडर, ये सब जो है आउटपुट डिवाइस है। कंप्यूटर से 1-2 क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, इसलिए क्वेश्चन देख के ही जाइएगा। उत्पादन की प्रति यूनिट कुल लागत डैश के नाम से जानी जाती है। तो उत्पादन के प्रति यूनिट की कुल औसत लागत कहलाती है। औसत लागत इसको बोलते हैं, जबकि एक औसत स्थिर लागत होता है। कुल स्थिर लागत और को उत्पादन की इकाई से भाग देते हैं तो औसत स्थिर लागत प्राप्त होती है। ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, जब तक पढ़िएगा नहीं तब तक समझ में नहीं आएगा उतना दोस्तों, याद रखेंगे। जबकि खाली औसत लागत, कुल लागत इसको थोड़ा लिख देते हैं तो समझ में आएगा। कहीं पे भी कोई कंपनी में कुल लागत को भाग देते हैं उत्पादन की इकाई से, उत्पादन इकाइयाँ से, इकाई से भाग देते हैं तो औसत लागत बनती है। उसी तरह से औसत परिवर्ती लागत, कुल परिवर्ती लागत और उत्पादन की इकाई से भाग देते हैं तब औसत परिवर्ती लागत बनती है। कभी कभी 1-2 क्वेश्चन ऐसे टफ पूछ लिए जाते हैं, अगर नहीं समझ में आए तो ऐसे क्वेश्चन से छोड़ के आगे निकलना चाहिए, नहीं तो दोस्तों सोचने में टाइम भी लेता है और समय बर्बाद करेगा, दूसरा क्वेश्चन भी नहीं हो पाएगा। 1-2 क्वेश्चन के चक्कर में आने वाला क्वेश्चन न छूट जाए। औपनिवेशिक शासन की स्थापना निम्न में से सबसे पहले कहाँ हुई थी? तो बंगाल में हुई थी दोस्तों। औपनिवेशिक शासन की स्थापना सबसे पहले बंगाल में कब हुई थी? तो विभिन्न प्रकार के युद्धों से हुई थी। जैसे पलासी का युद्ध 1757 में हुआ था, बेदरा का युद्ध 1759 में हुआ था, बांडीवास का युद्ध 1760 में हुआ था, बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। तो इस तरह से इन सब युद्धों के द्वारा अंग्रेजों को बल मिला और औपनिवेशिक भारत को धीरे धीरे सब भारत के सभी क्षेत्रों पर कब्जा करते चल गया। 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर के युद्ध में हेक्टर मुनरो ने शाह आलम द्वितीय, शुजादौला और मीर कासिम के संयुक्त सेना को पराजित कर लिया और इससे भी उसको कब्जा मिल गया। 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद के संधि के द्वारा क्लाइव ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी प्राप्त कर लिया। इससे भी मतलब उपनिवेश बना लिया। जैसे बिहार, बंगाल और उड़ीसा के दीवानी मिल गया, मतलब तीनों क्षेत्र को अपना उपनिवेश बना लिया, मतलब गुलाम बना लिया। तो ये सबसे, लेकिन सबसे पहले औपनिवेशिक शासन की स्थापना बंगाल से हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तमिल नव वर्ष को किस नाम से जाना जाता है? तो तमिल नव वर्ष को बरुसा पिरापू के नाम से जाना जाता है। तमिलनाडु में प्रत्येक वर्ष 14-15 अप्रैल के आसपास, 14 या 15 अप्रैल को नव वर्ष मनाया जाता है। केरल में नया साल को बिशु कहते हैं। ये बिशु नया वर्ष कहाँ का है? केरल का। जबकि उगाड़ी की अगर बात करें तो कर्नाटक, याद रखेंगे, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ये सभी में नव वर्ष को उगादी कहते हैं, तो इसको याद रखिएगा। उड़ीसा में नव वर्ष को विष्णु संक्रांति कहा जाता है। असम राज्य में बिहू को नव वर्ष कहा जाता है। असम राज्य में नव वर्ष को बिहू कहा जाता है, इसके लिए याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूर्वी तट का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? तो पूर्वी तट का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह चेन्नई बंदरगाह है, याद रखेंगे। चेन्नई बंदरगाह बंगाल के खाड़ी में है स्थित। पारादीप बंदरगाह उड़ीसा में है, ये भी पूछता है। कांडला गुजरात में है। विशाखापट्टनम भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है, याद रखेंगे। भारत का सबसे बड़ा प्रांगण वाला बंदरगाह कोचीन बंदरगाह है। भारत में मोटा मोटी 13 गो जो है विशाल बंदरगाह है, 13। अच्छा, जितना भी बड़ा बंदरगाह होता है सब संघ सूची का विषय है, संघ सूची। और एक एग्जाम में पूछता है भारत का सबसे बड़ा ज्वारीय बंदरगाह, तो याद रखेंगे कि कांडला बंदरगाह जो है ज्वारीय बंदरगाह गुजरात में है। और सबसे गहरा विशाखापट्टनम वाला है, तो याद रखेंगे। तो मोटा मोटी बंदरगाह वाला सभी इंपॉर्टेंट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
एक अर्थव्यवस्था में पूंजी स्टॉक की वृद्धि शुद्ध निवेश या नए पूंजी निर्माण द्वारा मापी जाती है, जिसे डैश रूप में व्यक्त किया जाता है। तो शुद्ध निवेश बराबर सकल निवेश मूल्य ह्रास। इकोनॉमिक्स एक ऐसा चीज है जिसको जब तक बेसिक नॉलेज नहीं रहेगा तो नहीं समझ पाइएगा। इसे शुद्ध निवेश बराबर क्या होता है, सकल निवेश माइनस मूल्य ह्रास। जितना भी निवेश किए उसमें अपना मूल्य ह्रास को घटा देंगे तो शुद्ध निवेश प्राप्त किया जाता है, याद रखेंगे। एक इम्पोर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा जो कि बराबर एग्जाम में पूछा जाता है, सकल निवेश से मूल्य ह्रास को घटाने से शुद्ध निवेश प्राप्त होता है। तो ये तो जान ही गए। आप लोग कमेंट करके बताइए क्वेश्चन की अर्थशास्त्र का पिता किसे कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्न में से किसे मशीनों और प्रौद्योगिकी का महिमा मंडन नहीं करने के कारण मानव समाज का प्रतीक माना गया। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान क्या इनमें से था जो किसी भी मशीन और प्रौद्योगिकी का बड़ाई नहीं करता था, उसके कारण फेमस हो गया? तो चरखा। इसको कोई मशीन और ये सब चीज़ से मतलब नहीं था, ये स्वदेशी चीज था, इसलिए चरखा बहुत फेमस हो गया था उस समय। गांधी जी चरखा के द्वारा आर्थिक लाभ, रोजगार और स्वदेशी आत्मबल का माध्यम बनाना चाहते थे, इसे क्रांति लाना चाहते थे। चरखा का पहला बार भारत में उल्लेख फतुहात ए सलातनी पुस्तक में मिलता है। चरखा के बारे में भारत में याद रखिएगा, फतुहात बुक का नाम हम लिख देते हैं, फतुहात ए सलातनी, इस बुक में मिलता है पहली बार चरखा का उल्लेख भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लंदन में संपन्न हुए दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में आयोजित हुआ, तो ये तो सबको पता ही होगा, जिसमें कांग्रेस का कोई प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया। जबकि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ, जिसमें कांग्रेस की ओर से एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी ने भाग लिया। सांप्रदायिकता के विषय पर मतभेद होने के कारण गांधी जी बीच में ही सम्मेलन छोड़कर भारत भाग गए। 16 अगस्त 1932 को प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड और दलित के लिए निर्वाचन मंडल की घोषणा किया। गांधी जी ने इसके विरुद्ध में यरबदा जेल में आमरण अनशन रखा और 24 सितंबर 1932 को गांधी अंबेडकर समझौता के द्वारा दलितों के लिए अलग निर्वाचन मंडल को रद्द कर दिया गया। दलितों को गांधी जी ने अधिक स्थान आरक्षित किया, मतलब उसके बचाव में बहुत सारे कार्य किए और उसके सहयोग के लिए बहुत सारे अनशन किए, आंदोलन किए। इनमें से कौन सी कंप्यूटर की एक विशेषता नहीं है? तो दोस्तों इंटेलिजेंस क्वोशिएंट कंप्यूटर की एक विशेषता नहीं है, जबकि एक्यूरेसी कंप्यूटर की विशेषता है। कंप्यूटर से गलती नहीं होता है, अगर 2 गुना 2 कीजिएगा तो कंप्यूटर 4 ही बताता है, मतलब एक्यूरेसी परफेक्ट देता है। स्पीड जो होना चाहिए कंप्यूटर का वो स्पीड देता है। डेटा स्टोरेज भी कंप्यूटर में होता है, लेकिन इंटेलिजेंस क्वोशिएंट नहीं होता है। कंप्यूटर के विशेषता बहुत सारा है, गति चलता है, स्वचालित है, त्रुटि रहित कार्य करता है, विशाल भंडारण क्षमता होता है कंप्यूटर में, गोपनीयता भी रखता है कंप्यूटर पासवर्ड के साथ, विश्वसनीयता बना के रखता है कंप्यूटर, तेजी से गणना करता है। ये सब कंप्यूटर की विशेषताएं हो गई, लेकिन इंटेलिजेंस क्वोशिएंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी भारतीय खदान दुनिया की सबसे बड़ी यूरेनियम खदानों में से एक है? तो दोस्तों तुम्मालापल्ली खदान जो है दुनिया के सबसे बड़ा यूरेनियम खदानों में से एक है, जबकि जादूगोड़ा भी आगे के क्वेश्चन में पढ़े, यूरेनियम का प्रसिद्ध खान भारत में ही जादूगोड़ा है। और तुम्मालापल्ली खदान जो है वो दुनिया के सबसे बड़ा यूरेनियम खदानों में से एक है, जो आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिले में अवस्थित है। वर्तमान में भारत में जादूगोड़ा यूरेनियम खान झारखंड में स्थित है, ये तो बताए ही हैं। विश्व में यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश याद रखेंगे कजाकिस्तान है। कजाखस्तान उसको बोलते हैं दोस्तों, विश्व में सबसे बड़ा, जो विश्व के कुल उत्पादन का 40% यूरेनियम पैदा करता है कजाकिस्तान, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में 1967 में पहला प्रयोगात्मक उपग्रह दूरसंचार अर्थ स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया? तो अहमदाबाद में स्थापित किया गया। बहुत सारे पिछले दूरसंचार उपग्रह या फिर उपग्रह के बारे में एग्जाम में बराबर पूछा जाता है, जिसमें आर्यभट्ट का बराबर पूछा जाता है कि आर्यभट्ट को कब लॉन्च किया गया था। तो इसको याद रखिएगा, हर एक सेट में लगभग पूछा है। 19 अप्रैल
1975 को आर्यभट्ट को। एक रोहिणी उपग्रह के बारे में भी पूछा है, एमटीएस सेट करा रहे थे तो पूछा था उसमें। रोहिणी को कब लॉन्च किया गया था? तो 1980 में, याद रखेंगे। एप्पल के बारे में पूछा जाता है, एप्पल को कब लॉन्च किया गया था? तो 1981 में किया गया था। तो ये सब याद रखिएगा। अभी वर्तमान में 2024 में EOS अर्थ ऑब्जर्वेरी सैटेलाइट 8 का जो है विमोचन किया गया 2024 में, अभी वर्तमान की बात करें तो। नेक्स्ट देखते हैं, वस्तुओं के निर्यात और आयात के संतुलन को डैश के रूप में संदर्भित किया जाता है। तो आयात और निर्यात के संतुलन को व्यापार संतुलन कहा जाता है दोस्तों। व्यापार संतुलन का अनुकूल होना भी कहा जाता है इसको। जब व्यापार असंतुलन हो तो व्यापार का प्रतिकूल भी कहते हैं उसको। अब इसको समझिए अस्थिर से थोड़ा। जब कोई देश आयात अधिक करता है और निर्यात कम करता है तो व्यापार प्रतिकूल काम हो रहा है। प्रतिकूल मतलब उल्टा, आयात ज़्यादा कर रहा है, मंगा रहा है ज़्यादा और भेज रहा है, बेच रहा है कम, तो व्यापार प्रतिकूल हो गया। जबकि भेज रहा है ज़्यादा और मंगा रहा है कम तो व्यापार अनुकूल उसको बोलते हैं। जैसे भारत का वर्तमान व्यापार में प्रतिकूल है, खास करके चीन के साथ। हम लोग पूरा चीन का सामान मंगाते हैं लेकिन चीन को भेजते हैं कम, तो हम व्यापार प्रतिकूल में हैं। अच्छा, व्यापार का जो है संतुलन कौन करता है, रेगुलेट? तो विश्व का एक संस्था है जिसके बारे में सबको पता है, IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। यह जो है व्यापार संतुलन या भुगतान संतुलन में सहायता करता है। और यह जो है विश्व को ऋण भी देता है ताकि व्यापार करें या फिर और दूसरा कार्य करने के लिए IMF। तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुछ जीव कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के रूप में अकार्बनिक स्रोतों से प्राप्त सरल खाद्य सामग्री का उपयोग करते हैं। इन जीवों को किस नाम से जानते हैं? कहता है कुछ जीव जो है कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के रूप में अकार्बनिक स्रोत से खाद्य सामग्री ये करता है, तो उसे स्वपोषी कहते हैं। स्वपोषी, स्व मतलब खुद से, पोषी मतलब पोषण करता है, किसी दूसरा पर निर्भर नहीं रहता है। वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है स्वपोषण कहलाता है। परपोषण, वह विधि जिसमें जीव अपने भोजन के लिए दूसरे जीव पर निर्भर होते हैं उसे परपोषण कहते हैं। लेकिन परपोषण भी 3 प्रकार के होते हैं। दूसरा जीव पर निर्भर रहेगा कैसे? मरे हुए जीवों पर जो निर्भर रहता है उसे मृत जीवी पोषण कहते हैं। दूसरे जीव के संपर्क में पोषण करता है, जैसे भैंस और कौआ। कौआ को भैंस का कीड़ा खाने को मिल जाता है और भैंस को कौआ से थोड़ा राहत छुटकारा मिल जाता है, तो परजीवी पोषण भी हो जाता है। और परजीवी पोषण के अंतर्गत अस्थायी या अस्थायी रूप से रह के भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे कौआ परजीवी पोषण के अंतर्गत आ जाता है। परजीवी पोषण में जीव दूसरे जीव के संपर्क में अस्थायी और अस्थायी रूप से रहकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं। और एक होता है प्राणी सम भोजन, जिसमें प्राणी अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा ग्रहण करते हैं, वो प्राणी सम पोषण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों द्वारा प्रोटीन और अन्य यौगिकों के संश्लेषण में किस आवश्यक तत्व का उपयोग किया जाता है? तब पौधों द्वारा प्रोटीन और अन्य यौगिक के संश्लेषण में नाइट्रोजन का जो है उपयोग किया जाता है। नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है क्यों? क्योंकि हमारे वायुमंडल में, याद रखेंगे नाइट्रोजन कब आता है, तो 78% नाइट्रोजन होता है और 21% ऑक्सीजन होता है। बाकी परसेंटेज में सभी गैस आते हैं दोस्तों। नाइट्रोजन सभी जीवन रूपों के लिए अनिवार्य होता है। नाइट्रोजन प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, DNA, RNA तथा कुछ विटामिन का भाग होता है। नाइट्रोजन दूसरे जैविक यौगिकों जैसे एल्कलाइड तथा यूरिया के रूप में भी पाया जाता है, तो ये याद रखिएगा। बाकी सभी चीज़ का अपना अपना एक महत्व है। फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सभी जीवों को इन सभी चीज़ का जरूरत पड़ता है दोस्तों। सूचनाओं का संचय न्यूरॉन के किस भाग में होता है? तो सूचनाओं का संचय न्यूरॉन के ध्रुमासम भाग में होता है। इसी को अंग्रेजी में ड्रेनटाइन बोलते हैं, ड्रेनटाइन बोलते हैं, तो इसको याद रखिएगा। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को तंत्रिका कोशिका या फिर न्यूरॉन कहते हैं। और एक्सॉन दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स के संपर्क
स्थापित करते हैं। इस संपर्क स्थल को सिनेप्स कहते हैं, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समान परिस्थितियों में अम्ल की अभिक्रिया से पेट की अंदरूनी परत को बचाने का कार्य कौन करता है? तो समान परिस्थिति में अम्ल के अभिक्रिया से पेट के अंदरूनी परत को बचाने का कार्य बलगम करता है, म्यूकस जिसको बोलते हैं। याद रखेंगे कि आमाशय की गैस्ट्रिक ग्रंथियों से स्रावित होने वाले गैस्ट्रिक रस जो होते हैं उसमें HCl, पेप्सिनोजेन तथा गैस्ट्रिक लाइपेज होता है। जबकि छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, ग्रहणी जिसको डुडेनम बोलते हैं, दूसरा होता है जुजेनम एवं तीसरा इलियम। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। मनुष्य के छोटी आंत में असंख्य छोटे छोटे उंगलीनुमा प्रवर्ध पाए जाते हैं जिसको बिली या बिलाई कहा जाता है, तो इसको याद रखेंगे। जठर ग्रंथि से जठराग्नि उत्पन्न होता है जिससे भूख लगता है, याद रखेंगे। बिली बिलाई वाला तो हो गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति द्वारा पहली बात्य भट्टी का उद्घाटन कर राउरकेला स्टील प्लांट का शुभारंभ किया गया। तो 1959 में जो है उस समय तत्कालीन राष्ट्रपति के द्वारा राउरकेला स्टील प्लांट का शुभारंभ किया गया। राउरकेला इस्पात संयंत्र जर्मनी के सहयोग से बना है। बहुत सारे इस्पात संयंत्र के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन किसके सहयोग से बना है, तो ये सुन लीजिए आप लोग। राउरकेला जर्मनी के सहयोग से बना है। याद रखेंगे। बोकारो पूछा जाता है, बोकारो स्टील सिटी के नाम से जाना जाता है, तो बोकारो जो है रूस के सहयोग से बना है। भिलाई रूस के सहयोग से बना है। और दुर्गापुर याद रखेंगे ब्रिटेन के सहयोग से बना है। भारत में वास्तविक रूप से प्रथम इस्पात कारखाना जो है याद रखेंगे 1907 में निजी क्षेत्र में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अस्थाई बंदोबस्ती लागू होने के समय वर्धमान का राजा कौन था? तो उस समय राजा तेज चंद था, याद रखेंगे। 1770 ईस्वी में तिलक चंद राम के मृत्यु के बाद उसका पुत्र जो है तेज चंद वहाँ का शासक बना, और उस समय वह मात्र 6 वर्ष का था। तेज चंद के माता विष्णु कुमारी ने दीवान रूप नारायण चौधरी की मदद से जो है राजकाज उस समय संभाला। अच्छा, याद रखेंगे एक मेहताब चंद, देखिए यहाँ दिया हुआ है चौथा ऑप्शन। तो 1832 में तेज चंद के मृत्यु के बाद उसका दत्तक पुत्र, गोद लिया हुआ पुत्र जो था मेहताब चंद, वो शासक बना था, तो याद रखेंगे उसको। और एक अब्बू राय जो है 17वीं शताब्दी के मध्य में वर्धमान क्षेत्र का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तंजावुर का कौन सा मंदिर में चोल वास्तुकला का उदाहरण है जिसका निर्माण सम्राट राजराजा ने करवाया था? तो याद रखेंगे यह बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण राजराजा ने करवाया था। बृहदेश्वर मंदिर भारत का सबसे बड़ा मंदिर है। बृहदेश्वर मंदिर को पर्सी ब्राउन ने भारतीय वास्तुकला का निचोड़ कहा था। किसने कहा था भारतीय वास्तुकला का निचोड़? तो उस व्यक्ति का नाम था पर्सी ब्राउन। पर्सी ब्राउन ने भारतीय वास्तुकला का निचोड़ कहा बृहदेश्वर मंदिर को। बृहदेश्वर मंदिर द्रविड़ शैली में बना है। भारत में मंदिर का निर्माण मुख्यतः 2 शैलियों में हुआ है, मुख्य रूप से द्रविड़ शैली और नागर शैली। तो इसी तरह से ये द्रविड़ शैली में बना है। भारत में मुख्य रूप से 2 है, लेकिन एक और होता है बेसर शैली। तो याद रखेंगे कि नागर शैली, द्रविड़ शैली और बेसर शैली, 3 शैली में भारत के मंदिर बने हुए हैं। तंजावुर जो है वो चोल वंश की राजधानी थी। राजराज प्रथम जो है वो चोल वंश के महानतम शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूएन के उस प्रमुख अंग की पहचान करें जो 1994 में निलंबित हो गया था। तो न्यास परिषद, जिसको न्यासीता परिषद भी बोलते हैं, न्यास परिषद, ये 1994 में निलंबित हो गया था। पहले ये बना हुआ था दोस्तों। न्यास परिषद के 5 सदस्यों में सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य शामिल होते थे। न्यास परिषद में 5 सदस्य होते थे। जो सुरक्षा परिषद में सदस्य थे वही इसमें भी सदस्य हुआ करते थे। न्यास प्रदेशों को संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय 12 के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र का जो चार्टर है वो अध्याय 12 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय न्यास व्यवस्था के अधीन रखा गया था। और मूल रूप से कुल 11 न्यास प्रदेश थे उस समय। तो इसका कहानी खत्म हो गया।
अभी संयुक्त राष्ट्र से रिलेटेड बहुत सारे फैक्ट मैं बता दिया हूँ ऊपर के क्वेश्चन में, इसलिए आगे बढ़ते हैं। सैड्स ऑफ सेफ्रॉन पुस्तक के लेखक कौन है? द सैड्स ऑफ सेफ्रॉन पुस्तक के लेखक सवा नकवी जी हैं, याद रखेंगे। बहुत सारे पूछ दिए जाते हैं बुक का। कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट के लेखक कौन है? रामचंद्र गुहा जी हैं। योर बेस्ट डे इज टूडे चर्चा में रहा था कुछ समय पहले, बुक अनुपम खेर जी का लिखा हुआ है। एक नरेंद्र मोदी का भी फेमस बुक रहा था, एग्जाम वॉरियर। पूछ देगा अगर एग्जाम में कि एग्जाम वॉरियर किनका लिखा है, तो नरेंद्र मोदी जी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूएन के 8वें महासचिव कौन है? तो उस समय बान की मून जी थे। इनके बाद बने, अभी हाल फिलहाल में याद रखेंगे 2017 से एंटोनियो गुटेरस जो पुर्तगाल के हैं, वो 2017 से हैं और दूसरा कार्यकाल के लिए भी बने हुए हैं, याद रखेंगे। बाकी तो बहुत सारा फैक्ट इसका हो ही गया है। भारत का 100वां अंतरिक्ष अभियान कब शुरू किया गया? तो ये सितंबर 2012 में हुआ था दोस्तों, याद रखेंगे। सितंबर 2012 में शुरू किया गया। बहुत सारे अंतरिक्ष अभियान से रिलेटेड तो हम हो ही गया है क्वेश्चन, जैसे भारत अपना पहला सेटेलाइट आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1975 बता ही दिए। 1979 में भास्कर फर्स्ट का लॉन्च किया था, इसको भी देख लीजिए, उसमें नहीं बताए थे। भास्कर फर्स्ट भारत लॉन्च किया था कब? 1979 में, याद रखिएगा। 2002 को अंतरिक्ष में जाने वाली देश की पहली महिला कल्पना चावला के नाम पे कल्पना फर्स्ट सैटेलाइट का सफल प्रक्षेपण किया गया 2020 में। अच्छा, भारत में अंतरिक्ष से को रेगुलेट करने के लिए संस्था एक है जिसका नाम है इसरो। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसरो का जो है स्थापना कब हुआ था। बाकी याद रखिए कि इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह भूमि क्या कहलाती है जिसमें किसी एक कृषि वर्ष के दौरान एक या एक से कम वर्ष के समय के लिए कृषि नहीं की जाती है? तो दोस्तों ऐसा भूमि जो है परती भूमि कहलाता है। हम लोग गांव में बोलते हैं यह खेत परती है। जो एक वर्ष में एक या कोई भी फसल नहीं लगाया जाता उसको परती भूमि कहते हैं। बंजर भूमि जिसमें कुछ भी नहीं होता है वो बंजर भूमि कहलाता है दोस्तों। शुद्ध बोया हुआ क्षेत्र जिसमें हम अपना अनाज उपजाते हैं, खेती योग्य बंजर भूमि। वैसा भूमि जो बंजर रूप में पड़ा है लेकिन उसमें खेती किया जा सकता है। याद रखेंगे कि विस्तृत जो है कृषि कनाडा रूस जैसे देशों में किया जाता है और गहन कृषि जापान जैसे देश में किया जाता है। बहुत बार पूछा जाता है कि गहन कृषि इनमें से किस देश में किया जाता है, तो जापान में। विस्तृत कृषि कनाडा रूस जैसे देश में। यदि फसल बदल बदल कर खेती किया जाता है तो आप लोग पढ़े ही होंगे फसल चक्रण कहता है। मिश्रित खेती के साथ पशुपालन करना होता है तो उसे मिश्रित खेती भी कहते हैं। जबकि फसल चक्र में विभिन्न प्रकार के फसलों को एक साथ उगाना कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। हाल ही में देना बैंक और विजया बैंक इनमें से किस बैंक में विलय हुआ? तो बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय हुआ। बहुत सारे बैंकों का अभी विलय कर दिया गया। वर्तमान में भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की कुल संख्या 12 रह गई। अभी हाल फिलहाल में 10 बैंकों को मिलाकर एक में कर दिया गया, 3-4 बैंक बना दिया गया, कुछ बैंकों में सबको मिला गया। अभी वर्तमान में भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की कुल संख्या 12 है। भारत में बैंकों को रेगुलेट मेन रूप से आरबीआई करता है, जिसे बैंकों का बैंक कहा जाता है। यह आरबीआई का एक्ट 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 में इसका आरबीआई का स्थापना हुआ। और जो है सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक भारत का एसबीआई है। तो ये सब याद रखिएगा। तो आज का सेट यहीं पे समाप्त करते हैं। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद।